आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे समरूपता और सर्वांग समता में अंतर क्या होता है, समरूप आकृतियां कौन कौन सी समरूप होती है, कौन कौन सी आकृतियां सर्वांग सम होती है, ये हम समझेंगे। तो पहले हम इसको एक बेसिक से समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक ये वर्ग बनाया, वर्ग के प्रत्येक कोण या चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, और ये भुजा हो गई आपके 4 सेमी, ये भी हो गई आपके 4 सेमी, और ये भी भुजा हो गई आपके 4 सेमी, और ये भुजा हो गई 4 सेमी। वर्ग के चारों भुजा होती है बराबर। और दूसरी मैंने यहाँ पर एक आकृति बनाई वर्ग, जिसकी ये भी भुजा हो गई 4 सेमी, और चारों भुजा है वो 4-4 सेमी है, और ये प्रत्येक कोण है वो गया 90-90 डिग्री का। अब ये हमें पूछ लिया कि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है या नहीं है। तो सर्वांग सम ऐसी आकृतियां होती है जिसके प्रत्येक कोण होने चाहिए बराबर दोनों आकृतियों के। तो ये कोण 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का, ये चारों कोण 90 डिग्री के, तो ये भी इसमें भी चारों कोण है वो 90 डिग्री का, प्लस उनके भुजा का जो माप होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो ये भी इसकी भुजा ये 4 सेमी, तो इसकी ये 4 सेमी, ये 4 सेमी, ये 4 सेमी, कुल मिला के ये हो गया कि यदि मैं इस वर्ग को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये पूरा पूरा इसको ढक देगा। तो ऐसी आकृतियां होती है आपके सर्वांग सम। और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने एक बना दिया वृत्त, वृत्त वृत्त का ये त्रिज्या हो गई आपके 3 सेमी, एक वृत्त मैंने यहाँ पर बना दिया और इसकी त्रिज्या हो गई ये 3 सेमी। क्या ये बताओ सर्वांग सम है या नहीं है? तो इसके देखो, यदि मैं इस वृत्त को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये वृत्त इसको ढक देगा पूरा पूरा। तो इसकी त्रिज्या 4 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या 3 सेमी, तो इसकी भी त्रिज्या 3 सेमी। इस कुल मिला के ये जो दोनों आकृति ये हो गई आपके सर्वांग सम। और सर्वांग सम का निशान होता है इस प्रकार, दो आकृतियां सर्वांग सम है तो इस प्रकार आप उसको निशान के या चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हो। और आगे पूछे तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं जिनके माप समान दे रखे होंगे तो वो भी आपके होंगे आपस में सर्वांग सम। ये तो हो गई सर्वांग सम। तो सर्वांग सम को पहले हम लिख लेते हैं एक तरफ। सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि यदि मैं दो आकृतियों में पूछा तो एक आकृति को उठा के दूसरे ऊपर रखूं तो वो पूरा पूरा उसको ढक दे, या कुल मिला के उसके सभी चीज होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वांग सम, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता होती है कि दो आकृतियां सर्वांग सम, दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका आकार समान हो तथा उनका माप समान हो। दो आकृतियां सर्वांग सम कब होगी? यदि उनका आकार समान होना चाहिए। आकार मतलब जैसे मैंने ये बना दिया एक वृत्त यहाँ पर और एक वृत्त बना दिया यहाँ पर, इन दोनों का आकार है वो समान है, दोनों क्या वृत्त है, प्लस साथ में ये होना चाहिए कि उनका जो आकार समान होना चाहिए और बाद में उनका जो माप है वो समान होना चाहिए। माप का मतलब ये 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी होनी चाहिए, ये 90 डिग्री का तो ये भी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी आकृति है वो सर्वांग सम होती है। तो यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल। पहला तो हो जाएगा समान लंबाई के वर्ग। समान लंबाई के जो वर्ग है, जैसे ये बनाया जिनकी लंबाई समान होनी चाहिए वो सारे वर्ग होंगे वो आपके होंगे सर्वांग सम। दूसरा हो जाएगा समान लंबाई के वृत्त। समान लंबाई के जो वृत्त है वो भी सर्वांग सम होंगे। जैसे ये एक वृत्त हो गया, ये हो गया। समान लंबाई मतलब हो गया इनकी जो त्रिज्या है वो समान होनी चाहिए। जैसे मान लो ये त्रिज्या हो गई इसकी 2 सेमी और ये भी इसकी मान लेते हैं 2 सेमी, तो ये दोनों जो होंगे ये आपस में सर्वांग सम होंगे। तीसरा उदाहरण हो जाएगा समान लंबाई के समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समान लंबाई के जितने भी समबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। यदि समान लंबाई का समबाहु त्रिभुज है वो भी आपके होंगे सर्वांग सम।
यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह तो हो गया आपके सर्वांग क्षमता। अब हम दूसरा देखते हैं समरूपता। अब समरूपता होती है कि उनका आकार समान हो लेकिन उनके जो माप है वो समान हो, ये आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो ये मैंने बनाया एक वृत्त बनाया जिसकी ये भुजा 4 सेमी और ये भी 4 सेमी, वृत्त की चारों भुजा बराबर होती है। ये भी हो गई आपके 4 सेमी और पट्टीय कोण हो गया 90 डिग्री। ये हो गया ए बी सी और डी। दूसरा मैंने यहाँ पर बनाया नीचे, ये वृत्त बनाया, ये भुजा होगी आपके 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी। ये हो गया पी क्यू आर एस। अब हमें ये बताना है कि क्या ये आकृति समरूप है या नहीं है। तो समरूप आकृति ऐसी होती है जिनका आकार समान हो। आकार का मतलब ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, आकार तो समान है लेकिन इनका माप समान हो ये आवश्यक नहीं है। तो ये देखो, ये भुजा आपको दे रखी है 4 सेमी लेकिन ये भुजा दे रखी है 2 सेमी। अब देखो इनके जो माप है वो समान नहीं है। तो इस प्रकार की जितनी भी आकृति ये होगी समरूप। तो समरूप आकृतियों का निशान होता है इस प्रकार, आप समरूप आकृतियों को इस निशान से दर्शा सकते हो। अब इसको परिभाषा या एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। समरूपता। अब समरूपता के अंदर दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनका आकार समान हो। दो आकृतियां समरूप होता है यदि उनकी आकार समान हो तथा आकार समान हो तथा उनका माप समान हो ये आवश्यक नहीं है। उनका माप समान हो ये आवश्यक नहीं है। अब देखो होता है क्या है कि जो सर्वांगसम जो आकृतियां है ये समरूप आकृतियां हो सकती है, लेकिन जो समरूप आकृति ये सर्वांगसम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दे रखा है उनका आकार समान हो लेकिन उनका माप समान हो ये आवश्यक नहीं है। माप समान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आकार समान है तो ऐसी आकृतियां वो समरूप आकृतियां होगी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसके, तो सभी वर्ग समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग ये समरूप होता है, लेकिन इसके अंदर था क्या कि समान लंबाई के वर्ग होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जितने भी वर्ग है वो सारे क्या है समरूप है। आगे देखते हैं दूसरा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त है वो समरूप होता है, लेकिन सर्वांग समय था क्या कि समान लंबाई के होनी चाहिए, उनकी जो त्रिज्या है वो समान होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर सभी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं। तीसरे के अंदर हो जाएगा सभी संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी संभव त्रिभुज है वो समरूप होता है, लेकिन सर्वांग समय था क्या कि समान लंबाई के त्रिभुज होने चाहिए संभव, वो होंगे सर्वांगसम। और इसके अंदर सभी जो संभव त्रिभुज वो समरूप होते हैं। इस प्रकार आप सर्वांग समता और समरूपता के अंदर अंतर देख सकते हैं।